हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम ए के मौर्य। वेलकम टू ऑल आज़ाद लॉ पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंस रिया के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। मेंस रिया इज ए गिल्टी माइंड। मेंटल इंटेंशन टू डू द क्राइम, मतलब किसी भी क्राइम को करने के लिए मेंटल इंटेंशन होना ज़रूरी है। आगे एक एक लीगल मैगजीम है ये। एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मेन सिट रिया। इसका इंग्लिश में मतलब द एक्ट इट्स सेल्फ इज नॉट क्रिमिनल अनलेस अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। अब इसका हिंदी में भी मतलब समझ लेते हैं। ये यह कहता है किसी व्यक्ति का कार्य तब तक दोषी नहीं होता है जब तक उस व्यक्ति का विचार भी दोषी ना हो। आगे, द मेंस रिया कैन टेक डिफरेंट फॉर्म सच एज। मेंस रिया के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। आइए देखते हैं उसके डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से हैं। इंटेंशन, नॉलेज, रिकलेसनेस, नेग्लिजेंस। आइए अब इन चारों को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इंटेंशन। इंटेंशन के एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। बी कोई स्पीच देता है और उस स्पीच में वो ए जो पर्सन है उसके रिलीजन्स के अगेंस्ट, उस ए को ऐसा लगता है जो बी स्पीच दे रहा है वो मेरे रिलीजन्स के अगेंस्ट, रिलीजन के खिलाफ दे रहा है, तो ए को गुस्सा आता है। ए को गुस्सा आता है तो ए मन बना लेता है कि मैं इसको मार डालूंगा क्योंकि इसने मेरे रिलीजन के खिलाफ बोला है। तो ए क्या दूसरे दिन बी को मार डालता है। तो ए क्या हो गया, वहाँ पे ए की इंटेंशन थी बी को जान से मार डालने की, तो उसने ऑफेंस कमिट कर दिया, उसका मेंस रिया वहाँ पे प्रेजेंट है। सेकेंड, नॉलेज। नॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। ए एक व्यक्ति है, पार्किंग में जाता है हंटिंग करने। पार्क में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। वो वहाँ पे देखते बहुत सारे लोग बैठे हैं। उसको देखता नहीं, उसको नॉलेज है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे रहते, देखता भी है। तो हंटिंग करता है। वो हंटिंग करता है तो हंटिंग जब करता है तो वहाँ हंटिंग करता है तो किसी एक पर्सन को जाके लग जाता है। तो लग जाता है, वो पर्सन घायल हो जाता है। जो पार्क में बैठा है उसी में से किसी एक पर्सन को जाके लग जाता है, वो घायल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि जो हंटिंग करने गया पर्सन, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि किसी को मारना। क्राइम तो वहाँ पे ऑफेंस उसने कमिट कर दिया, लेकिन उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ऑफेंस कमिट करने का, बट उसने वहाँ पे क्राइम कर दिया है। तीसरा, रेकलेसनेस। रेकलेसनेस के बारे में जान लेते हैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू। एक व्यक्ति है, रेस ड्राइविंग का करता है। वो जबकि जानता है कि रेस ड्राइविंग जो मैं कर रहा हूँ ये, इसमें बहुत रिस्क है, ओबियसली इसमें रिस्क है, तो भी वो उस चीज़ को इग्नोर करता है इंडिफरेंट माइंड से। वह रेस ड्राइविंग करता है और वहाँ पे घटना घटित हो जाती है, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ पे वो उसने क्या, ये ऑफेंस कमिट कर दिया माना जाएगा, उसका वहाँ पे रेकलेसनेस प्रेजेंट माना जाएगा। नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस में एक एग्जांपल ले लेते हैं हॉस्पिटल में का। उसमें क्या है, एक डॉक्टर है, पेशेंट का ऑपरेशन करने जाता है, जबकि हॉस्पिटल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ड्यू केयर और काइसन होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे ऑपरेशन करने जाता है, लेकिन डी केयर अपने पास रखता नहीं है, ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करते समय डी केयर अपने पास नहीं रखता है, उसी लापरवाही की वजह से ऑपरेशन करते समय पेशेंट की मृत्यु हो जाती है।
तो वहाँ पे जो पेशेंट की मृत्यु हो जाती किसके वजह से होती है? डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। तो वहाँ पे उसने वहाँ पे एक ऑफेंस कमिट कर दिया माना जाएगा। अब फ्रेंड्स आके हम मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन में फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन एक मैक्सिम है, इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेड, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज्ड। मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज में आएगा, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज में कभी नहीं आ सकता। इसमें मतलब मेंस रिया अप्लाई नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, कुछ जानकारी नहीं था। सेकेंड, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और वेरियस लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी मेंस रिया अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड थर्ड एक्सेप्शन आईपीसी के चैप्टर 4 सेक्शन 76 to 106, इसमें भी मेंस रिया अप्लाई नहीं होगा। ये जितने तीनों एक्सेप्शन बताएं, इसमें ऐसा माना जाएगा कि इसमें मेंस रिया पहले से ही प्रेजेंट है, इसमें मेंस रिया प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेंस रिया पहले से प्रेजेंट है। वैसे किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए मेंस रिया होना ज़रूरी है, लेकिन एक्सेप्शन इसीलिए दिया गया है कि ये तीनों जो एक्सेप्शन मैंने बताए इसमें मेंस रिया आपको प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। मेंस रिया अप्लाई इसमें नहीं होगा, इसमें पहले से मान लिया जाता है कि मेंस रिया इसमें है। आइए अब हम केस लॉ के बारे में जानते हैं मेंस रिया के। फर्स्ट केस क्या है? बी नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1966। इस केस में क्या है कि एक व्यक्ति था, वो फूड ग्रेन डीलर था। उसने अपने लाइसेंस के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और फीस भी पेमेंट कर दी उसने। तो जब फीस भी पेमेंट कर दिया लाइसेंस के लिए और फॉर्म भी अप्लाई कर दिया उसने, तो उसे अब ऐसा लगा कि मेरे लाइसेंस बन जाएंगे। तो उसने लाइसेंस बन जाएंगे, लाइसेंस बन के आ जाएंगे। तो उसे ये नहीं पता था कि उसने जो फॉर्म भरे उस फॉर्म को अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया है। उसे लगा मेरे लाइसेंस बन गए होंगे अब, तो उसने काम करने चालू कर दिए। तो उसने जो काम किए भाई, वो उसने इलीगल किए माना जाएगा, क्योंकि उसके लाइसेंस थे नहीं, उसके पास लाइसेंस बने नहीं थे। तो मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने ये बोला कि जो उसने कार्य किए हैं वो कार्य गुड फेथ में किए हैं। उसको नॉलेज नहीं था कि उसके लाइसेंस नहीं बने हैं, उसे नॉलेज नहीं था कि उसके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो मेंस रिया यहाँ पे एब्सेंट पाया जाता है, इसलिए उसे गिल्टी नहीं माना जाएगा उस पर्सन को, और उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। इस केस में ये बोला गया था। सेकंड केस क्या है? आर वर्सेस टॉलसन 1889 का केस है। एक पति पत्नी रहते हैं जिनकी शादी 1880 में हुआ था। एक साल बाद उसका पति जो है टॉलसन का कहीं बाहर जाता है, फिर वो दोबारा वापस घर पे आता नहीं है। तो उसकी पत्नी पता करती, तो पता चलता है कि उसका पति लापता हो गया है, गायब हो गया है। और उसने पति के भाई से भी पूछा, तो उसकी भी को मतलब भाई के बारे में पता किया, उसकी भी कुछ खोज खबर नहीं लगी। तो ऐसे जो टॉलसन है उसने काफ़ी सालों तक इंतज़ार किया, काफ़ी सालों तक उसने खोजा एरा, लेकिन कुछ पता नहीं चला, कुछ खबर नहीं लगा। तो उसने दूसरी शादी करने का मन बना लिया। उसे ऐसा लगा कि उसके जो हस्बैंड है उनकी मृत्यु हो गई है। उसने तब वो दूसरी शादी कर ली। जब उसने दूसरी शादी की, तो जो टॉलसन उसका जो फर्स्ट हस्बैंड है, उसने दूसरी शादी करने के महिला के दूसरी शादी करने के तारीख से 11 महीने बाद जो फर्स्ट हस्बैंड है टॉलसन का वापस आता है। जो फर्स्ट हस्बैंड है टॉलसन का वापस आता है, तो देखता है कि उसकी जो वाइफ है उसने दूसरी शादी कर ली है। तो उसने दूसरी शादी कर ली, तो अपने अपने वाइफ के ऊपर बाईगमी का केस कर देता है। उसने अपने वाइफ के ऊपर बाईगमी का केस कर देता है। तो मैं केस कर देता है, जब कोर्ट में मैटर जाता है, तो वहाँ पे जूरिस कहते हैं कि यहाँ पे
ये विश्वास करना उचित था कि उस के पति की मृत्यु हो गई है और इसी वजह से उसने दूसरी शादी की। तो उसने जो दूसरी शादी वो गुड फेथ में किया, बोनाफाइडली बिलीव करते हुए किया है कि उसके हस्बैंड की वहाँ मृत्यु हो गई है। वो अपने फर्स्ट हस्बैंड को धोखा देने के इंटेंशन से ऐसा शादी नहीं किया है। उसने बिलीव करते हुए, बोनाफाइडली बिलीव करते हुए शादी किया है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई होगी। तो यहाँ पे मेंस रिया एब्सेंट होने की वजह से उस महिला को गिल्टी नहीं माना गया। जो उसके ऊपर सेक्शन अंडर सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 का जो चार्ज लगा था उसे उससे डिस्ट्रॉ कर दिया, उसे हटा दिया गया उसके ऊपर से। और उस महिला के मतलब महिला को के अंदर जो है मेंसरिया अपसेंट पाया गया और उसे गिल्टी नहीं माना गया उस ऑफेंस के लिए। थर्ड केस क्या है? आर वर्सेस प्रिंस का केस है। आर वर्सेस प्रिंस 1875 का केस है। ये इंग्लिश लॉ में क्या है, एक ये था कि इंग्लिश लॉ में एक कानून है कि अगर 16 ईयर के नीचे, 16 ईयर के बिलो के एज के गर्ल्स को अगर कोई उसके पेरेंट्स के संरक्षण से दूर लेके जाता है तो वो गिल्टी माना जाएगा, ऑफेंस कमिट किया ऐसा माना जाएगा। तो इस केस में वही है कि आर वर्सेस प्रिंस 1875 के केस में कि एक लड़का रहता है प्रिंस, वो अनमैरिड गर्ल्स को उसके फादर के पोसेशन से दूर लेके चल जाता है, फादर के संरक्षण से दूर लेके चले जाता है। और वो ये बिलीव करते हुए लेके जाता कि जो गर्ल्स है, जो अनमैरिड गर्ल्स है वो 18 ईयर एज की है और फिजिकली देखने में भी 18 ईयर एज की लगती थी, लेकिन एक्चुअली में वो गर्ल्स की एज थी 14 ईयर। तो उसके पिता केस कर देते हैं। केस कर देते हैं जब मैटर जो कोर्ट में जाता है तो जूरी से वो बोलते हैं कि जो प्रिंस है, प्रिंस वो बोनाफाइडली बिलीव करते हुए उस लड़की को लेके गया था कि वो जो लड़की है मैच्योर है, वो 18 ईयर एज की है। तो उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि चाइल्ड को फादर के संरक्षण से दूर लेके जाए, मतलब किसी छोटी बच्ची को, अनमैच्योर गर्ल्स को लेके जाए। वो ये बिलीव करते, बोनाफाइडली बिलीव करते हुए लेके गया था कि जो गर्ल्स है वो 18 ईयर एज की है, वो फिजिकली देखने में भी 18 ईयर की लगती है। तो वहाँ पे जूरिस बोले कि यहाँ पे मेंस रिया एब्सेंट होने के कारण इस मेंस रिया एब्सेंट होने के कारण उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये ऐसा करे। तो यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। जूरी जे ब्रेट ने ऐसा अपने आर्गूमेंट में कहा। उन्होंने कहा यहाँ पे उसका जो माइंड है वो गिल्टी नहीं माना जाएगा, ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन ब्लैकबर्न जे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैकबर्न जे ने कहा कि उसने ऑफेंस कमिट किया, वो गिल्टी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसने फादर के संरक्षण से उस गर्ल्स को दूर लेके गया, उस लड़की को दूर लेके गया, तभी मान लो कि उसका ऐसा ऑफेंस कमिट करने का इंटेंशन था, उसका गिल्टी माइंड था। यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेंस रिया प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले ही मान लिया जाएगा उसका ऐसा करने का इंटेंशन था, गिल्टी माइंड था। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 55 के तहत प्रिंस को दोषी करार दिया गया था। अंडर सेक्शन 55 द ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।